बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एडेक्स मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम कर रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 11 और इसके बाद हमने करना है 12। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और साबका तमाम लेक्चर्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मौजूद हैं सब्जेक्ट वाइज। पहले ओवरव्यू देखते हैं कि आज हमने करना क्या है। देखें, पार्टीशन, तकसीम, लैंड की पार्टीशन, जमीन की तकसीम। बहुत सारे तरीके हैं इसके। कोई जमीन किसी अदालत से किसी को जो है वो अलॉट हुई है, कोई डिक्री जारी हुई है, उस सिलसिले में किसी जमीन से तकसीम करके उसका हिस्सा अगर बना है, या फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो एप्लीकेशंस होती हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, नॉर्मल जो रिकॉर्ड बनते हैं उसमें अगर पार्टीशन को इन इफेक्ट करना है, और इसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी रिटन एक्नॉलेजमेंट है राइट्स की, उसको अगर एग्जीक्यूट करना, फॉर एग्जांपल भी 4 बंदे थी, चारों की सेपरेट की ज़मीन थी, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, तो ये वाले मामलात चले हम देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है पार्टीशन का और उसके आगे जो आर्बिट्रेशन है, इसमें मेजर चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हमने देखना है जी 135 को कि एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है, उसके बाद जब एप्लीकेशन आ जाती है तो इनहेरिटेंस के मामले में जो विदाउट एप्लीकेशन मामला डिसाइड होता है वो किस तरह से होगा, 35A में देखेंगे। 36 बताता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन मामलात में जो 135 या 135A के तहत जो जमीन तकसीम होती है वो उस तरह से नहीं होगी तकसीम। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये वाली जमीनें तकसीम नहीं होंगी। 37 क्या है, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। जब एप्लीकेशन आ गई है तो उसका नोटिस जारी होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आ जाए, हमने आपकी जमीन को जो है वो पार्टीशन उसकी करनी है। 38 कहता है कि अगर कोई बंदा पहले ऐड नहीं था एप्लीकेशन में तो उसको ऐड कैसे करना है। तो ये 39 ओमिट हो चुका है, पंजाब में एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का था। 40 क्या कहता है, 140 प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, के किसी बंदे की एप्लीकेशन को अगर एडमिट करना है तो वो किस तरह से करना है। 141 है क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग, जो मलकियत के जो क्वेश्चन है या मलकियत का अगर सवाल रेज होता है पार्टीशन के वक्त तो उसका क्या करना है। पहले याद रखिए ये पुराना जो एक्ट था ये अमेंडमेंट हुई है, जो ये नंबर 4 ये चेक भी कर लें, ठीक है, ये लिखा हुआ। अच्छा, इसमें यह है कि पंजाब में सादा सा मामला कर दिया है कि जो भी डिसीजन रेवेन्यू अफसर कहेंगे अगर वो खुद करें तो ठीक है, अगर वो कोर्ट को भेजें तो भेज दें। इससे पहले एक लंबा प्रोसेस था कि कोर्ट को भेज दें जी 90 डेज में, या फिर अगर वो नहीं जाते तो फिर खुद को कोर्ट डिक्लेयर कर लें, फिर उसकी अपील, ये वो सारा कुछ हज़फ हो चुका है। याद रखिए अगर कोई पुरानी बुक आप पढ़ रहे हैं तो ये 41 बहुत सादा हो गया है। ठीक है, याद रखिए ये वो लंबे चक्रों में आपने नहीं पढ़ना, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। 42A जो ऐड हुआ है इसके अंदर है कि लिमिट तय कर दी, टाइम लिमिट बाउंड कर दिया ऑफिसर को, भाई इतनी देर में आपने ये पार्टीशन का मैटर रिजॉल्व करना है। 143 क्या है कि जो जमीनें जिनकी पार्टीशन नहीं होती उनको एडमिनिस्टर कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद ये 144 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन। जाहिर है जब पार्टीशन होनी है तो रेवेन्यू और उनके जो ठेकाजात आते हैं रेंट वगैरह वो भी उसी तरह से तकसीम रेवेन्यू अफसर करेंगे। 45 में हमने देखना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है पार्टीशन का, उसकी बात हो रही है इसमें, वो जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है। अच्छा, उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, किस तरह कब्जा लेके देना है। अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली अफेक्टेड, अगर कोई घर बैठ के सुलह सफाई से पार्टीशन कर लेते हैं तो उसकी जो कन्फर्मेशन है या अफर्मेशन है वो रेवेन्यू अफसर करेंगे किस तरह से। 48 बताता है कि पावर टू मेक रूल्स, तो रूल मेकिंग नॉर्मली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही करता है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है, अदरवाइज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही बनाता है। 49 क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, अगर किसी कबीले में किसी इलाके में वो कहते हैं कि हमने कस्टम के मुताबिक हमारे सारे लोग 16 सफाई से करते हैं,
तो फिर लॉ यहाँ पे खामोशी इख्तियार फरमा के ये जो ऑफिसर हैं उनकी कस्टम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 150 कहता है कि ऑफिसर्स हु मे बी एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर दिस चैप्टर, ये सारे चैप्टर में जो अफसर है ना, वो रेवेन्यू अफसर कौन सा हो सकता है जो कम से कम असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 हो, इससे नीचे का कोई बंदा ये सारी इंक्वायरी वगैरह ये सारे मामला को नहीं देख सकता। चैप्टर 12 देखते हैं जी, आर्बिट्रेशन क्या होती है। पहले तो पावर टू रेफर आर्बिट्रेशन, ये पावर किसके पास है? रेवेन्यू अफसर आर्बिट्रेशन यानी आर्बिट्रेशन के लिए मामला भेजना है, कौन भेज सकता है? तो एक तो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, या फिर एक मामला है कि अगर पार्टीज खुद कहें तो किस तरह से, और अगर आज खुद रेवेन्यू अफसर ने ये मामला हैंडल करना है तो किस तरह से। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रेफरेंस एंड कंटेंट देयर ऑफ, कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ रेफरेंस बनेगा कि भाई बंदे ले आए अपने आर्बिट्रेटर्स, और उनकी नॉमिनेशंस का क्या प्रोसीजर होगा 153 में देखेंगे। 154 में हम देखेंगे कि अगर कोई बंदा आर्बिट्रेटर जो है वो रिफ्यूज कर देता है या फौत हो जाता है तो उसकी जगह पे हम किस तरह से नया बंदा नॉमिनेट करेंगे। 55 में और 4 केसेस हैं जिनमें बंदा नया नॉमिनेट करना जरूरी होता है। 56 में प्रोसेस ऑफ फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स के सामने भी अगर कुछ गवाहियों की जरूरत है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कौन गवाह वहां पे ला के देगा। 57 है कि अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड प्रेजेंटेशन देयर ऑफ, के वो जो फैसला लिखेगा आर्बिट्रेटर उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, वो कैसे जाके रेवेन्यू अफसर को देगा। नंबर 158 है कि प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड, कि वो जो अवार्ड आता है, जो भी फैसला किसी आर्बिट्रेटर ने लिखना है, रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। 159 में बताया गया है, 160 में बताया गया है कि भाई ये वाला आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो है, जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है उससे डिफरेंट है, उससे सेपरेट चीज है। ठीक हो गया? तो चलें जी, तफसील के साथ हम इसका आगाज करते हैं। याद रखिए ये मामला जो है इतना सादा नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको सादा जो है आपके सामने लाया जाए। पहले भी इसी तरह ही कोशिश की जाती रही है कि जो भी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल होती हैं उनको सादा ही अंदाज में लाया जाता है आपके सामने, तो इस यहाँ पे भी वही हम कोशिश करेंगे। तो आगाज करते हैं। 135 एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, एनी जॉइंट ओनर ऑफ अ लैंड में अप्लाई। पहले तो यहाँ ही समझ जाए ना, जॉइंट ओनर ही होगा, एक बंदे ने क्या पार्टीशन करनी होती, तो ये जॉइंट ओनर may apply to a revenue officer for partition of his share in the land। एक से ज्यादा लोगों की जमीन है तो उसकी पार्टीशन होनी है, अप्लाई करेंगे वो रेवेन्यू अफसर को। और ये एंड पे चैप्टर के बता दिया गया कि ये AC ग्रेड 1 हो सकता है, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 हो सकता है, जिसको वो जाके कहेंगे भी हमारी पार्टीशन करवा दें। ये 3 मामलात हैं जी। देखिए, एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन द शेयर इज रिकॉर्डेड, जब उसने एप्लीकेशन दी है तब तक उसका शेयर रिकॉर्ड हो चुका है राइट्स के अंदर, अंडर चैप्टर 6। जिस तरह रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है कि भाई मेरी ये जमीन है, जब उसने एप्लीकेशन दी तब तक उसके राइट में वो लिखा जा चुका है, मिसले हकीयत जिसको हम कहते हैं ना उसमें। अच्छा, बी क्या होगा? बी क्लॉज इसकी है कि हिज राइट टू द शेयर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय अ डिक्री, किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया भाई, और जो उस डेट तक मौजूद है, यानी उस डिक्री को कहीं किसी ने चैलेंज करके खत्म नहीं करवा दिया, ठीक है, वो डिक्री अभी तक जो है वो वैलिड है, उस बंदे की भी पार्टीशन हम करवाएंगे। सी क्या है? अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट राइट, जो हकूक होते हैं ना किसी बंदे का, वो लिखा गया कि भाई ये जमीन इसकी है, रिटन है, कहीं से कोई रजिस्ट्री समझ लें या कहीं से कोई डॉक्यूमेंट समझ लें, लेकिन अभी तक वो जमीन उसको मिली नहीं है, तो हम एग्जीक्यूट, रेवेन्यू अफसरान एग्जीक्यूट करवा के देंगे। ठीक है, वो जमीन उसको पार्टीशन करवा के देंगे, उसको कब्जा उसका दिलवा के देंगे। चलें जी, 135A है, ये पंजाब में अमेंडमेंट हुई है और ये ऐड हुआ है। पार्टीशन इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में आपको पता है विदाउट एप्लीकेशन पार्टीशन हो जाती है, ऊपर वाले केसेस में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 135, इसमें जो कुछ है इसको जरा साइड पे रख दें। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द इनहेरिटेंस म्यूटेशन हैज बीन सैंक्शनड, जैसे ही बाप ने कहा कि ये जमीन मैं तकसीम करता हूं,
वो डॉक्यूमेंट जो है वो जैसे ही सैंक्शन होता है, विदाउट एनी एप्लीकेशन, बगैर किसी एप्लीकेशन, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सर्व नोटिस, रेवेन्यू अफसर भेज देता है सबको नोटिस, भाई आ जाओ आपकी जमीन तकसीम करने लगे हम, ठीक है। और विद इन 30 डेज वो कहता है कि जी पहुंचे 30 डेज में स्कीम ऑफ प्राइवेट पार्टीशन जमा करवाएं, सबमिट करवाएं भी, आप आपस में सुलह सफाई से जो जो जमीन जो जो बंदा रखना चाहता है जरा हमें स्कीम दें। वो बाज़ औक़ात होता है ना कि 2 एकड़ जो हैं वो इधर हैं और इस तरह 1.5 एकड़ इधर है, तो किस तरह से आपने करना है जरा हमें स्कीम बताएं, स्कीम ऑफ पार्टीशन। 30 दिन में जमा करवाएं, याद रखिए ये क्वेश्चन है 30 दिन वाला। जो रेड होते हैं ना उनको आप बाद में भी जो हाईलाइट हुआ उसको याद रखें, पिंक और रेड को आपने बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। सबसेक्शन 2 है इफ द स्कीम ऑफ प्राइवेट पार्टीशन अंडर सबसेक्शन 1 इज सबमिटेड, अगर तो आ जाती है तो वेल एंड गुड, उसके मुताबिक काम कर लेंगे। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल अफर्म द स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 147। जब हम 147 पे जाएंगे ना, 147 में ये बताया जाएगा, आज ही हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि प्राइवेट जो पार्टीशन होती है उसको रेवेन्यू अफसर सिर्फ अफर्म करते हैं, सिर्फ कंफर्म करते हैं, बाकी सारा काम उन्होंने पहले ही किया हुआ होता है, ठीक है। नंबर 3 सबसेक्शन देखते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट की सारी चीजें साइड पे रख दें। अ स्कीम फॉर प्राइवेट पार्टीशन बिटवीन ऑल द जॉइंट लैंड ओनर्स मे इंक्लूड साइट ऑफ अ टाउन, अगर तो साइट टाउन या विलेज में आ गई है ना तो फिर ये वाला कानून उस पर लागू नहीं होगा, सीधी बात, ठीक है। इफ द स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 इज नॉट फाइल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर वो जो 30 डेज दिए है ना स्कीम, उनसे कहा गया जी आपके वाला साहब ने जमीन जो है आपकी तकसीम करवा दी, इनहेरिटेंस में आपको जमीन आई है, तो जरा स्कीम ऑफ जो है पार्टीशन बना के ले आए, अगर उन्होंने 30 डेज में नहीं लेके आए तो फिर क्या होगा, तो फिर ऑफिसर शेल इमीडिएटली कमेंस, स्टार्ट कर देगा प्रोसीडिंग फॉर द पार्टीशन, वो फिर अपनी पावर के मुताबिक उसको स्टार्ट कर देंगे। 136 है कि रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑन पार्टीशन, कुछ लिमिटेशंस हैं। 135 एंड 135 ए जो इनहेरिटेंस वाली जमीन और नॉर्मल जो पार्टीशन है डिक्री वगैरह की, उनमें जो कुछ लिखा गया है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो सारे मामलात इन जगहों पे नहीं लगेंगे जिस तरह वहां पे लग रहे हैं। एक क्लॉज है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कोई मस्जिद है, कोई गिरजाघर है, कोई मंदिर है या बरियल ग्राउंड है, हेल्ड इन कॉमन, अब 2 लोगों की अगर जमीन थी तो इस तरह अगर जमीन है तो यहाँ पे कब्रिस्तान है, अगर इस तरह से तकसीम हो रही है, एक हिस्सा इसको आ गया एक उसको आ गया, ठीक है। तो जिस तरह से ये वाला कब्रिस्तान की जगह पहले चल रही थी उसी तरह चलेगी, इन पे ऐसे नहीं होगा वो कहेगा जी कब्रिस्तान को भी आधा करो, मेरी जमीन इधर रह गई, या फिर इसका एक और है कि वो बाद में कहेगा जी ये मेरी जगह में आगे मैंने नया जो है वो किसी को यहाँ पे दफनाने नहीं देना, नहीं, जिस तरह से कॉमनली पहले यूज हो रही थी उसी तरह होंगे। बी क्या है, पार्टीशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नेमली, इनका भी नहीं, एम्बैंकमेंट कोई बांध, एम्बैंकमेंट होता है कोई बांध वगैरह बना हुआ किसी जो है दरिया वगैरह पे साइड पे, वाटर कोर्स है, कोई खाला है, कोई नाला है, वो बंदा कहे कि वेल है या टैंक है या इस तरह की कोई सप्लाई है, वो कहे कि जी अब खाला यहाँ से गुजर रहा था अब मेरी जमीन में आ गया, मैंने तो आपको पानी नहीं गुजरने देना, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इनके इस तरह से तकसीम नहीं होगी इन चीजों की। उसके बाद यानी ग्रेजिंग ग्राउंड है, कोई चरागा है जहां पे सबके जानवर वगैरह जो चरते हैं तो उनका भी कॉमन यूज ही रहेगा, वो कोई बंदा उसके ऊपर उस तरह से राइट्स जो हैं वो अपने नहीं जमा सकता। नंबर 3 सबसे इसकी देखिए बी क्लास का 3 पॉइंट है, एनी लैंड विच इज ऑक्युपाइड एज अ साइट, ये वही बात जिस तरह हमने पहले कही है कि जो कोई टाउन है या विलेज है वो मे बी रिफ्यूज्ड, वो भी रिफ्यूज होता है इन ओपिनियन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ऑफिसर कहे कि जी मेरे मुताबिक इन ओपिनियन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर द पार्टीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लाइकली टू काज इनकन्वीनियंस। अब देखें तालाब है जी, मिसाल के तौर पे पहले वो जमीन खेतों में थी, वहां तालाब था, आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ गई तो वो गांव की आबादी डिक्लेयर हो गई, तो वहां पे या फिर गांव के अंदर ही किसी ने जो है वो पहले दिया हुआ था। अब रेजिडेंशियल जो होती है ना ये असल में दूसरी अदालतों का मामला है, ये रेवेन्यू का नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर बाद में एक्सटेंशन होके कोई तालाब आ गया जी गांव के साथ आके लग गया तो वो कहे जी मेरी जमीन है मैं तो ये खत्म कर दूंगा, जबकि पहले जो उसके दादा परदादा थे उन्होंने अलॉट किया हुआ था पब्लिक वेलफेयर के लिए,
तो वो वाली जो जगह होगी वो कॉमनली ही यूज़ होगी। तो ये जो होते हैं ना, इसको हम ना मुश्तरका ज़मीनें कहते हैं। ये क तालाब हो गया या इस किस्म की जगह मुश्तरका होती। तो रेवेन्यू अफ़सर उसको डिनाई कर सकते हैं, भई हम इसको उस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है? टू द को-शेयरर, क्योंकि इससे ये होता है ना कि तकलीफ होती है सारे को-शेयरर को, पानी लोग कहाँ से भरेंगे? अगर कोई इस किस्म की या कोई ये है, कोई वेल है, कुआँ है, तो लोग पानी पीने के लिए कहाँ से लाएँगे? इस तरह के मामलात में ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस में आ जाती हैं, इन पे ऊपर वाला कानून नहीं लगेगा। 137 देखते हैं कि जब एप्लीकेशन हो गई है पार्टीशन की, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135 में उसने एप्लीकेशन रिसीव की है, उसने उसको अलाउ कर दिया है। इफ इट इज इन ऑर्डर, अच्छा ये पुरानी बातों में हो चुकी है, ये मार्शल लॉ से रिलेटेड था। एंड नॉट ओपन टू ऑब्जेक्शन, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, इसको हम ऐसे कर देते हैं जब चीज ही खत्म हो चुकी है। अच्छा, वो जो साहिब हैं वो फिक्स अ डे फॉर हियरिंग देयर ऑफ, तो उसकी हियरिंग के लिए जो है वो कर देंगे जो डेट फिक्स। अच्छा, यहाँ पे ना आप एक चीज़ कह सकते हैं, अगर किसी अदालत ने किसी के ऊपर कोई एतराज़ लगाया हुआ, किसी ज़मीन के ऊपर कि इसकी पार्टीशन नहीं होगी, इसका कोई केस चल रहा है, उस सिलसिले में आप इसको थोड़ा-सा प्रिज़्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो बात हुई थी ना कि इन ऑर्डर, ये जो ओमिट हो चुका है, ये मार्शल लॉ से रिलेटेड था शायद, तो वो नहीं, कोई और एतराज़ अगर हो तो फिर नहीं, अदरवाइज़ डेट फिक्स हो जाएगी। एक क्लॉज़ है इसकी, काज नोटिस ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑफ द डे सो फिक्स्ड टू बी सर्व्ड ऑन, बता दिया जाए कि फलां दिन आ जाएंगे भी आपके, हमने जो रिकॉर्डेड को शेयर्स हैं, हमने आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करनी है। रिकॉर्डेड को शेयर्स होते हैं जो अ, मिसले हकीयत के अंदर, यानी जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर जो लोग उसके को शेयरर हैं उस जमीन के, जिसको हमने तकसीम करना है। बी क्लास है, इफ ही थिंक्स फिट, अगर रेवेन्यू अफसर चाहे, काज नोटिस टू बी सर्व्ड, प्रोक्लेमेशन भी हो सकती है जिस तरह मुनासिब समझे, ठीक है, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी अदर पर्सन होम ही मे डीम टू बी डायरेक्टली, देखें इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, जिस बंदे को वो चाहें कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको हमने पहुंचाना है, तो प्रोक्लेमेशन हो सकती है। 138 क्या है? एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन। पांच भाई हैं जी, चार ने कहा हमने, चले तीन ने कहा हमने जमीन तकसीम करनी है, दो कहते हैं जी हमने जाना ही नहीं एसी साहब के दफ्तर, हमारी जमीन कैसे तकसीम हो जाएगी। On the day fixed under section 137 for the hearing of the application or any other day to which the hearing, देखें एक दिन अगर अर्जन हो गई है तो अगली डेट पे आ जाएं। The revenue officer shall ascertain whether any of the other co-sharer, वो इस बात का यकीन कर, यानी यकीनी तौर पे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई और उसका co-sharer है अगर, तो वो सारे वहां पे मौजूद हों। एंड इफ एनी ऑफ देम सो डिजायर्स ही शैल ऐड हिम एज एन एप्लीकेंट फॉर पार्टीशन। पहली बात तो सब ने वहां पे आना है, ठीक है, आएंगे। अगर तीन कह रहे हैं हमारी तकसीम कर दें, दो कह रहे हैं भाई नहीं करें, तो फिर आगे क्या होगा? ये डिसअलाउंस को जो है ना ओमिट कर दिया गया। इसमें ये था कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, भाई नहीं तकसीम करनी है आपकी, इससे बेहतर, इसके बगैर ही काम सही चल रहा है। ठीक है, हालात के अकॉर्डिंग। लेकिन याद रखिए ये भी खत्म हो चुकी है, कोई पुराना एक्ट उठा के इसको ना रटा लगाते रहना, ये लंबी सारी जो है ना वो सेक्शन। 140 क्या है? प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखें, जब दो कह रहे थे कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना, हमने जमीन तकसीम नहीं करवानी, तो फिर क्या होगा? द रेवेन्यू ऑफिसर शैल असर्टन द क्वेश्चंस, वो कुछ सवालात कर सकते हैं ना, इफ एनी इन डिस्प्यूट, क्या मसला, क्या आपके दरमियान मसला क्या है कि वो चाह रहे हैं कि करनी है तकसीम, तो ये चाह रहे हैं नहीं करनी, दोनों एक साइड पे आए ना, या सारे कहें नहीं करनी तो या सारे कहें करनी, ठीक है। बिटवीन एनी ऑफ द पर्सन इंसर्टेड इन द पार्टीशन ऑफ द होल्डिंग, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, यानी कि जो जो उसमें उसने पार्टीशन में डाले हुए हैं, जो नहीं डाले, उनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन एज टू टाइटल, किसकी मलकियत कितनी कितनी है, ठीक है, और कौन सी जगह को हमने पार्टीशन जो है उसकी प्रूव करनी है, किस जगह की तकसीम करनी। एंड और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन एज टू द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड और द मूड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन, किस तरीके से करनी है, किस लिहाज से, किस स्कीम से हमने इसको करना है। अब पहले तो उनको हमने 30 डेज दिए थे, भाई आप बना के ले आओ, ठीक है, जिस तरह इनहेरिटेंस में था, बिलफर्ज अगर इनहेरिटेंस का ही है, तो अगर वो नहीं आए तो फिर स्कीम
पूछेंगे, उनसे सवालात कर लेंगे। 141 ऐड ये देखिए ज़रा इसकी अमेंडमेंट। ये लंबा सारा सेक्शन था, लेकिन यहाँ पे इसकी अमेंडमेंट हुई है, ये सादा कर दिया गया। ये टाइटल का था ना कि अगर मलकियत का मसला आ गया तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास 90 डेज़ हैं एप्लीकेंट्स के पास, वो कोर्ट में जाके डिक्लेयर करवाएं कि असल मालिक कौन है, नहीं तो फिर हम ही अपने आप को कोर्ट डिक्लेयर कर देंगे। इन सारी बातों को ना ये 2 लाइनों के अंदर, 3 के अंदर अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खत्म कर दिया है। पुराना एक्ट उठा के रट्टे न मारते रहना, ये चीज खत्म हो चुकी है। अब सादा सी बात है, क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग। इफ अ क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन द होल्डिंग इज रेज्ड, अगर क्वेश्चन वो कहता है कि जी ये तो मालिक ही नहीं है, ये कहाँ आके बैठा हुआ है जी पार्टीशन करवाने, जमीन तो मेरे नाम है, मैं हूं मालिक, ये तो मालिक ही नहीं है, ये तो फलां फलां इस तरह से इसको कुछ देर के लिए मिली थी, लेकिन मालिक तो मैं था। द पार्टीशन प्रोसीडिंग्स, इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है या इसके दौरान आ जाता है तो द रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर इनटू द सब्सटेंस, उसमें बहुत सारे मामले को की इंक्वायरी करेंगे एंड सच क्वेश्चन एंड, और उसके बाद फैसला जारी करेंगे जनाब। डिसाइड द मैटर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, फिर वो खुद ही करेंगे। पहले ये था ना कि वो जाके कोर्ट से करवा के लेके आए। अच्छा याद रखें, अगर यहाँ पे मामला सेट नहीं होगा तो कोर्ट में अब जाने का बंदे के पास राइट है, लेकिन पहले यहाँ पे ही हमने कोर्ट ऐड कर दी थी, भाई टाइटल का मामला आ गया चले जाएं कोर्ट। अब उन्होंने कहा कि कोर्ट में लोग अगर 90 दिन में नहीं जाते तो फिर भी तो हम खुद ही मामला तय करते हैं ना, फिर यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस चीज को सादा कर दिया। तो वो जो क्वेश्चन रेज हुए उनको, उनका डिस्पोजल कैसे होगा। 142 है कि एक डिस्पोजल डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चन, इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन एज टू द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, जिस जमीन को हमने डिवाइड करना है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। कौन सा मोड ऑफ मेकिंग अ पार्टीशन, ऊपर तो टाइटल का ना, टाइटल का था वो तो इस तरह डिसाइड कर लिया। अब आगे मोड ऑफ पार्टीशन का है कि स्कीम क्या हमने अडॉप्ट करनी। द रेवेन्यू ऑफिसर शेल आफ्टर सच इंक्वायरी एज अ डीम नेसेसरी, जितना को वो चाहें पूछगिछ करने के बाद, रिकॉर्ड एन ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर पास होगा, स्टेटिंग हिज डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एंड हिज रीजन, वो बताएंगे कि भाई ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ए को दिया, इधर वाला ये बी को दिया, क्यों स्कीम मैंने इस तरह से क्यों फिट समझी। एक्चुअल में ना ये मसाइल को कम करना होता है, लड़ाइयाँ झगड़े असल में कम करने होते हैं, इसलिए ये रेवेन्यू अफसरान ने एक मुनसिफाना सा तरीकाकार अपना के इसको खुद ही कर देना होता है, अगर वो ना खुद स्कीम बना के लेके आए। 2 सबसेक्शन देखिए 142 का, देखें अगर फैसला हुआ है तो इसके ऊपर अपील का हक है हमें। एन अपील में बी प्रेफर्ड फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, अपील का दिन है जी 30 दिन आपके पास अपील का टाइम है। And when such an appeal preferred and and the institution thereof has been certified to the revenue officer by authority to whom the appeal has been preferred, डीसी साहब के पास कोई बंदा चला गया, उसने कहा कि सर मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है, स्कीम तो गलत बनाई जा रही है, तो अपील गई है तो रोक दिया गया, भी इस मामले को फिलहाल रोक दें। ठीक है, हम इसकी अपील सुन लेते हैं। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल स्टे, वो स्टे कर देंगे सारे मामले को। फर्दर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द अपील, जब तक अपील, अब अपील होके अगर आएगी कि वाकई जी इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है, तो फिर ये जो रेवेन्यू अफसर हैं ये अपनी स्कीम को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और अगर डीसी साहब कहते हैं या इससे ऊपर अगर कमिश्नर साहब के पास कोई या जहां पे भी कुछ आता है, तो वो अगर नॉर्मली डीसी के पास या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास ये मामला हल हो जाएगा, तो वो जिस तरह कहेंगे कि नहीं जी नहीं ये जो स्कीम बनी है बिल्कुल ठीक है, तो रेवेन्यू अफसर जो है ना हमारे असिस्टेंट कलेक्टर साहब, वो इस मामले को फिर चला देंगे, भी ठीक है जी अपील आपकी डिसाइड हो चुकी है। नंबर 3 सबसेक्शन देखिए, इफ एन एप्लीकेंट फॉर पार्टीशन इज डिससैटिस्फाइड, एक बंदा पार्टीशन में बैठा था, पार्टीशन करवा बैठा है, ठीक है, और जो डिससैटिस्फाइड विद एन ओरिजिनल और एपलेट ऑर्डर, या तो पहला ऑर्डर जो रेवेन्यू अफसर ने दिया था और पहला ऑर्डर उससे भी सेटिस्फाई नहीं था, अपील डीसी साहब उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा। ठीक है, अंडर दिस सेक्शन एंड अप्लाइज फॉर परमिशन टू विदड्रॉ, और वो कहता है कि भाई मेरा मामला आप विदड्रॉ कर दें, मैं तकसीम करवानी ही नहीं, चलो मैं नहीं करवानी जमीन, तो तुसी स्कीम गलत बना रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोसीडिंग इन सो फार एज दे रिलेट टू द पार्टीशन, जितना उसका हिस्सा है हम उसको तकसीम ही नहीं करते। He shall be permitted to withdraw therefrom on such terms as revenue officer thinks, वो फिर रेवेन्यू अफसर को कंडीशन भी लगा सकता है कि ठीक है जी फिर जो है नेक्स्ट टाइम अगर आपने करनी है तो फिर आपने दोबारा नई स्कीम हम इनको साथ बैठ के ही बनाएंगे। ठीक है, कोई भी कंडीशन लगा सकता है,
फिर जब आपने दोबारा आना है तो फिर कोई कंडीशन जो है लग सकती है उसके ऊपर, लेकिन धक्के से उसकी जमीन हम तकसीम नहीं कर सकते, याद रखिए। नंबर 4 सबसेक्शन देखिए, व्हेन एन एप्लीकेंट विथड्रॉज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3, जब इसमें एप्लीकेशन दे के एक बंदे ने कहा कि मैंने तकसीम नहीं करवानी, बात खत्म हुई। द रेवेन्यू ऑफिसर, अभी आगे देखिए जरा, द रेवेन्यू ऑफिसर में, उनके पास एक पावर, वेयर द अदर एप्लीकेंट्स, अगर जहां पे दूसरे एप्लीकेंट इफ एनी डिजायर द कंटिन्यूस, अगर बाकी वाले 3 कह रहे हैं कि तकसीम करनी है, 2 ने अपील से या ओरिजिनल ऑर्डर से जो है ना उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया, उन्होंने कहा भाई हमने तो नहीं करवानी, अगर आपने इस तरह से करनी है तो नहीं करवानी, तो वो फिर रेवेन्यू अफसर जो है ना इन तीनों की तकसीम कर सकते हैं, ठीक है, जिस पे ये आमादा हो। व्हेन एन एप्लीकेंट विथड्रॉज, चलें ठीक है, इफ एनी द डिजायर, अगर कोई और मौजूद हैं, इफ एनी अगर हैं, डिजायर द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, अगर वो चाह रहे हैं कि प्रोसीडिंग चलती रहे, कंटिन्यू दें, वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, इन so far as they relate to the partition of the share of those other applicant, बाकी जितना तीनों का बनता है, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो उनके ऊपर तकसीम की कार्रवाई जारी रहेगी। 142 ए ऐड हुआ है, ये पंजाब में अमेंडमेंट हुई है, बाकी सूबों का डिफरेंट मामला है, इन्होंने टाइम लिमिट यहां पे दे दी है। सबसेक्शन 1 देखिए, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिसाइड द केस ऑफ पार्टीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। 180 दिन है अभी पंजाब के रेवेन्यू अफसर के पास पार्टीशन का मामला तय करने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब किसी ने एप्लीकेशन दी है, रिसीव हुई है, या फिर अदरवाइज यू कैन फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ द म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस, या वरासती को इंतकाल हुआ है, या फिर किसी ने पार्टीशन की एप्लीकेशन दी है, दोनों की डेट से 180 दिन है जी रेवेन्यू अफसर के पास। सबसेक्शन 2 है, इफ द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अगर उस मामला जो है ना उसके कंट्रोल में नहीं है, चीजें ज्यादा मुश्किल हैं, कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस कोई, तो इज अनएबल टू डिसाइड द केस विद ऑफ द पार्टीशन विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड, यानी 180 दिन में वो नहीं कर सकता, ही शैल सबमिट द केस, वो मामला बताएगा विद रीजन लिख के टू द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीसी साहब को बताएगा 15 दिन पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ये 180 दिन खत्म होने से 15 दिन पहले वो बताएगा कि सर ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे मजीद टाइम चाहिए। तो डीसी साहब के पास क्या इख्तियार है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में वो कर सकते हैं इन एन एक्सेप्शनल केस, किसी भी एक्सेप्शनल केस में, हर केस में नहीं होगा, याद रखिए, एक्सेप्शनल केस कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड, मसला लिखना भी है कि किस मसले की वजह से मैं ये टाइम दे रहा हूं, ग्रांट वन टाइम एक्सटेंशन, एक टाइम एक्सटेंशन होगी जी पार्टीशन के पीरियड के अंदर, ऑफ टाइम फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन केस फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, मैक्सिमम 60 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है असिस्टेंट कलेक्टर को डीसी साहब से, सब्जेक्ट टू सच conditions as he deems appropriate to impose for expeditious disposal of the case, उसको अंदाजा हो जाएगा कि अगर इतना कहा तो चले 15 दिन या 20 दिन या जितना भी हो 60 दिन तक मजीद टाइम देगा। 4 सबसेक्शन देखिए कि इन द केस द रेवेन्यू ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल, देखें दो बातें, अगर टाइटल का मसला ही नहीं था, दो मसले आते हैं ना, एक तो टाइटल का मसला आता है और दूसरा मसला आता है स्कीम का या मूड का, तो अगर तो टाइटल का मसला आ गया तो फिर तो जाहिर है रेवेन्यू अफसर का टाइम ज्यादा लगेगा, अगर ये मसला नहीं आया था तो टाइम है जी 180 डेज, और अगर टाइटल का मसला भी उसने हल करना है और मोड ऑफ स्कीम फाइनल करके पार्टीशन भी करनी है, कब्जा भी दिलवाना है, तो फिर जनाब ये देखिए 180 दिन और उसको मिलने लगे रेवेन्यू ऑफिसर को। डिसाइड रिक्वायर्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन द पार्टीशन प्रोसीडिंग अंडर subsection 5 of section 141, an additional period of 180 days, 180 दिन और मिल गए, shall be deemed to have been added to the period mentioned in subsection 1, यहाँ पे 180 दिन थे, हमने 180 उसको और दे दिए कि भाई उसने टाइटल का मसला भी तो हल करना है ना, सिर्फ पार्टीशन नहीं करनी। सबसेक्शन 5 देखिए कि इफ द रेवेन्यू ऑफिसर, अब देखें ये 180 दिन वो और 180 दिन ये 360 दिन हो गए, अब तो मसला हल करना ही पड़ेगा ना। इफ द रेवेन्यू ऑफिसर फेल्स टू डिसाइड अ पार्टीशन केस विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, और अगर वो नहीं मैटर डिसाइड करते या कंट्रावीन्स
कानून से जो है तजावुज़ करना एनी कंडीशन से, या जो उसके ऊपर कानून लगाता है, या डिप्टी कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने अगर कोई बात या कानून के अकॉर्डिंग को बात की है, उससे अगर वो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग नहीं किया, पहले तो ये है कि वो करेंगे, ठीक है? अगर वो नहीं करेंगे, इस सारे मामले के अंदर फेल हो गए, तो फिर ही शैल बी लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो भाई कानून उनके ऊपर भी लागू होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ऊपर लग सकता है अगर वो इस पूरे मामले को 360 दिन में, अगर टाइटल का मामला इसके अंदर है, अगर टाइटल का मामला नहीं है तो 180 दिन में हल करना है। 134 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन। वो सारी जमीनें जिनको हम पार्टीशन के अंदर नहीं लेते, तो उनको हमने कैसे चलाना है। अब जाहिर है पार्टीशन तो हुई नहीं, तो उनके ऊपर अगर मुश्तरका इस्तेमाल हो रहा है, कोई कुआं है, कोई खाला है, कोई जनाब तालाब है, तो उनकी मेंटेनेंस या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पैसे कहाँ से आएंगे, या जो भी आएगा उनके ऊपर खर्चा वो कहाँ से हमने करना, क्योंकि वो किसी एक बंदे की मिल्कियत तो है नहीं, पार्टीशन हम कर नहीं सके। When any such property as is referred to in class B, जब हमने 136 स्टार्ट किया था ना, तो क्लास बी के अंदर बताया था कि कौन कौन सी जमीनों की पार्टीशन इस तरह से नहीं होगी, जहां पे हमने कहा था कि 135 को साइड पे रखते हैं जरा, ठीक है, याद है ऊपर। Excluded from partition, the revenue officer may determine the extent to and the manner in which the co-sharers, वो बताएंगे कि इसको किस तरह से कौन कौन कैसे कैसे इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उनका यूज वगैरह। अच्छा, उसके बाद एंड द पोर्शन इन विच एक्सपेंडिचर इनकोड, और ये भी बताएंगे कि अगर कहीं के तालाब की रेनोवेशन करनी है, खाला दोबारा सेट करना है, तो वो किस तरह से उसके ऊपर खर्चा वगैरह किस तरह से उसके पोर्शन बनेंगे, और अगर कहीं से कोई ऐसी चीज है जिससे प्रॉफिट आ रहा है तो वो किस तरह से तकसीम होगा, या फिर उसके ऊपर कोई लागत आ रही है तो वो किस तरह से आपस में तकसीम होगी। ये सारे मामले रेवेन्यू अफसर ने तय करने हैं मुश्तरका खाते की जमीनों के लिए। 144 देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन। जब तकसीम हो गई है, एक जमीन थी जी, ये इस तरह से अगर तकसीम हो गई है, बिलफर्ज बराबर सबको तकसीम चली गई है, तो जाहिर है अब सारी चीजें तकसीम हो जाएंगी, एक एक हिस्सा सबको मिल गया, ठीक है। अब जितना सारे का मामला बनता था या टैक्स बनता था, तो वो जाहिर तकसीम हो जाएगा सबके ऊपर। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द होल्डिंग्स इनटू व्हिच लैंड हैज बीन डिवाइडेड ऑन अ पार्टीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू ऑफिसर बता देंगे भाई ये इस तरह से तकसीम हो गई। सबसेक्शन 2 देखिए, द डिसीजन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1, ये जो फैसला होगा ना, ये एज टू द रेवेन्यू टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच होल्डिंग, ये जो फैसला होगा, वेयर द स्टेट इन विच द होल्डिंग इज सिचुएटेड इज सब्जेक्ट टू अ फिक्स्ड असेसमेंट बी डीम टू बी एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन। तो ये 67 में जो असेसमेंट का मामला चल रहा था, तो ये उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर जारी होगा। तो ये ऑर्डर जारी होता था ना, जब हम असेसमेंट पढ़ रहे थे तखमीना, तो उसके अंदर ऑर्डर जारी होता है, ठीक है। तो जाहिर है ये ऑर्डर जारी करने की जो पावर है वो रेवेन्यू अफसर के पास है। तो जब ये डिवीजन हो जानी है, जमीन की पार्टीशन हो जानी है, उसके बाद सबका अलहदा अलहदा ऑर्डर जारी होना, अलहदा अलहदा असेसमेंट का। नंबर 3 सबसेक्शन देखते हैं, वेयर न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। अगर कहीं पे कोई नई जमीनें अलॉट हुई हैं, कोई नई स्टेट बनी है एट अ पार्टीशन, और उसकी पार्टीशन के टाइम पे कोई नई स्टेट खसरा वगैरह नए कायम किए गए हैं, तो उसमें लैंड रेवेन्यू हैज बीन फ्रॉडलेंटली और एर्नसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो रेट जितना लगता था उतना नहीं बताया गया, कोई फ्रॉड किया गया है अमंग देम, उनके दरमियान कोई बेईमानी हुई है, तो उस बेईमानी जो है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जब पता चलेगा विद इन 12 ईयर्स, 12 साल के अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ डिस्कवरी, जब उसको पता चलना है उसके 12 साल के अंदर उसने मसला सेट करना है, ये उस फ्रॉड के या एरर के, ऑर्डर अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वो कहेंगे दोबारा तकसीम करें इसको, ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये जो लैंड रेवेन्यू की दोबारा तकसीम करें, डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा करें अमंग द सेवरल स्टेट्स ऑन एन एस्टिमेट ऑफ द
एसेट्स ऑफ ईच स्टेट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन टू बी मेड, जब पार्टीशन बनी थी तो उसके बाद उस वक्त जितना था उसके अकॉर्डिंग किया जाए, ठीक है, एविडेंसेस लेकर, एंड इंफॉर्मेशन प्रोक्योरेबल रिस्पेक्टिंग द सेम, जो भी उसके बारे में मालूमात किसी से कोई पूछ गिछ है तो वो भी की जा सकती है। 145 ये है कि जब तकसीम कार हो गई है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीशन बनेगा, कागजी कार्रवाई पूरी होगी, एक कागज बनेगा कि ये तकसीम हो चुकी है। When a partition is completed, the revenue officer shall cause an instrument of partition, वो बनाएंगे जनाब, to be prepared, बनवाएंगे अपने जैली अफसरान से कि इसको इस तरह से तैयार करें, और उनके सिग्नेचर वगैरह भी होंगे, एंड डेट लगेगी उसके ऊपर। विद द पार्टीशन इज टू टेक इफेक्ट, किस डेट से पार्टीशन इन इफेक्ट है, किस डेट से जो पार्टीशन है उसका इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। 146 को देखते हैं, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन, पार्टीशन हो गई है तो जमीनों को कब्जा जो है वो उसका क्या करना है। एन ऑनर, अगर तो सुलह सफाई से हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कानून तो है फिर। एन ऑनर टू होम एनी लैंड इज अलॉटेड इन प्रोसीडिंग्स फॉर पार्टीशन शैल बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन, तो जाहिर है उसको मलकियत मिलनी चाहिए, कब्जा मिलना चाहिए, जो मालिक है उसको कब्जा मिलना है। thereof as against the other parties to the proceeding and their legal representative, तो जिस तरह से भी मुनासिब समझें, या वो खुद आ जाएं या उनकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उनके हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग होंगी। एंड रेवेन्यू ऑफिसर शैल, वो क्या करेंगे, ऑन एप्लीकेशन मेड टू देम, वो फिर आ जाएंगे ना कोई बंदे के, भाई सर आपने वो एप्लीकेशन जमीन तो तकसीम कर दी थी लेकिन वो दूसरे लोग मुझे कब्जा नहीं दे रहे, तो इस एप्लीकेशन पोजेशन की जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर वो साहब जो है कानून फिर हरकत में आएगा। फॉर द पर्पज ऑफ बाई एनी सच ऑनर एट एनी टाइम विद इन 30 डेज, विद इन 3 years, सॉरी, जब पार्टीशन हो गई है तो 3 साल तक बंदे के पास टाइम है कि अपना कब्जा छुड़वा ले, बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अच्छा, पार्टीशन अंडर सेक्शन 145, इसके तहत इंस्ट्रूमेंट बनने के 3 साल के अंदर, ठीक है, गिव इफेक्ट टू दैट इंस्ट्रूमेंट सो फार एज इट कंसर्न्स द एप्लीकेंट एज इफ इट वर अ डिक्री ऑफ फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डिक्री बन के आता है ना कोर्ट से, तो इस इंस्ट्रूमेंट को भी उसी तरह मानकर हम कब्जा छुड़वाएंगे, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है और बाकी लैंड एक्विजिशन में जो जो जैसे जैसे लिखा हुआ है उस एक्ट में उसके अकॉर्डिंग, जाहिर है वो पोजेशन जब छुड़वा के आपने किसी और को देनी है तो उसमें वो सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। 147 देखते हैं कि एफर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली इफेक्टेड, कुछ लोग ना सुलह सफाई से, वो कहते हैं झगड़ों से बचो, सुलह सफाई से हम ऐसे करते हैं कि ये खेत आप रख लें और वो बोले मुझे मुझे दे दें, वो जाके अप्लाई करते हैं और अफर्म हो जाता है उनका मामला। ये बात पहले हुई थी जब हम 135(6) कर रहे थे, उसमें ये बात हुई थी कि प्राइवेटली जो पार्टीशन होती है उसको रेवेन्यू अफसर अफर्म करेगा, ये मैंने अब वहां पे आपको सेक्शन भी बताई थी। अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली इफेक्टेड in any case in which a partition has been made without the intervention of a revenue officer, बगैर इनकी मुदाखलत के, any party thereto may apply, उनमें से कोई भी बंदा जाके अप्लाई कर सकता है to a revenue officer for an order, के अफर्मेशन के ऑर्डर कर दें, कंफर्म कर दें हमारी पार्टीशन को, हमने खुद कर ली है, हम सेटिस्फाई हैं, इसको कंफर्म कर दें। ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल इंक्वायर इनटू द केस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐसे मामला देख सकता है। एंड इफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कैसे देखना है, रेवेन्यू अफसरान के थ्रू ही देखना है। एंड इफ द ही फाइंड्स दैट द पार्टीशन हैज इन इफेक्ट बीन मेड, अगर हो चुकी है, वाकई हो चुकी है, वो अपना चेक करेंगे, ही मे मेक एन ऑर्डर, फिर वो ऑर्डर कर देंगे और अफर्म कर देंगे और उसको प्रोसीड कर देंगे। वो सारे मामला जिस जिस तरह से ये 143, 4, 5 ये अभी हमने जो पीछे पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। और एनी ऑफ दो सैंक्शंस, जो भी उसके मुताबिक मामला हुआ है, एज सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर इन द सेम मैनर एज इफ द पार्टीशन हैड बीन मेड ऑन एन एप्लीकेशन टू हिम अंडर दिस चैप्टर, वो कहते हैं कि वो जो प्राइवेटली जिन्होंने कर दिए ना, हमने उनको कंफर्म कर दिया, अफर्म कर दिया चेक चुप करके, लेकिन याद रखिए उसके ऊपर कार्रवाई हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह ये जमीन हमने ही पार्टीशन करवाई हो, ठीक है, उसी तरह कानून लागू होगा।
उसके बाद 148 है पावर टू मेक रूल्स टू कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन पे अगर कोई कॉस्ट आती है तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, उसकी रूलिंग तो जाहिर है रूल हमेशा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट से परमिशन लेके मेक रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन अंडर दिस चैप्टर। जो भी पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे एंड द मोड, और मोड कौन सा लगेगा। ये जो रेवेन्यू अफसरान जो मोड सेलेक्ट करते हैं ना खुद अपनी मर्जी से, इनके लिए रूल्स बने हुए हैं, इन्होंने उनकी प्रोडक्शन वगैरह सारा देख के करना होता, तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल बनाए हुए ना, इन विच सच कॉस्ट आर टू बी अपोर्शनड, और जो खर्चा किस तरह से तकसीम होगा ये रूल भी इन्होंने बनाने। 149 है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अ कस्टम। अगर किसी कबीले किसी इलाके में वो कहते हैं कि हम सारे राजी हैं जी इस जमीन को हमारे कस्टम के मुताबिक हमारे रवाज के मुताबिक तकसीम किया जाए, और तकसीम दर तकसीम उसी तरह से होगी, तो वहां पे कानून खामोश होता है, वो कहता है कि चलें जिस तरह इनके आपस के लोग सेटिस्फाई हैं, किसी को एतराज नहीं है, तो फिर हम उसी तरह कर लेते हैं। When the established custom any land when by established custom any land in an state is subject to periodically redistribution, बार बार तकसीम होती है एक ही कस्टम के तहत, तो फिर अगली बार भी तो उसी के तहत होनी है ना। रेवेन्यू ऑफिसर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द लैंड ओनर, वो कोई भी वहां से आता है, एनफोर्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कस्टम, उनके रवाज के मुताबिक, ठीक है। एंड फॉर दिस पर्पज में एक्सरसाइज ऑल, सारी ताकतें वो अपनी एक्सरसाइज करेंगे, या फिर एनी ऑफ द पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इन प्रोसीडिंग फॉर पार्टीशन, जो जैसे भी मामला होगा वो उसको तय करेंगे। 150 देखते हैं कि ऑफिसर्स हु मे बी एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर दिस चैप्टर, कौन अफसर ये सारे मामलात को देखेगा। तो देखें, द रेवेन्यू ऑफिसर बाय होम प्रोसीडिंग्स मे बी टेकन अंडर दिस चैप्टर shall be a revenue officer not below an assistant collector of the grade 1। तो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 से नीचे का कोई अफसर ऊपर वाले सारे मामलात को, ये जो चैप्टर नंबर 11 में सब कुछ हुआ है, उनको नहीं देख सकता। नेक्स्ट हमारे पास है आर्बिट्रेशन, चैप्टर नंबर 12 है। आर्बिट्रेशन क्या होती है, कोई मामला अगर नहीं हल हो रहा तो पार्टीज को चांस दिया जाता है कि वो अपनी तरफ से कोई सालिस मुकर्रर कर लें, उससे फैसला करवा लें, कानून उसके मुताबिक फैसला कर देगा। 151 देखते हैं कि पावर्स टू रेफर टू आर्बिट्रेशन। एनी रेवेन्यू ऑफिसर, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर, ये बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, अगर तो पार्टीज कहती हैं तो कोई भी रेवेन्यू का अफसर ये काम करेगा, रेफर टू आर्बिट्रेशन, क्या आर्बिट्रेशन की बात वो उसका रेफरेंस जारी कर देगा कि ठीक है जी आप आर्बिट्रेशन का मामला जो है उसको हम इस केस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिफोर हिम इन एनी मैटर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। दूसरा इसमें सबसेक्शन 2 देखिए, अगर तो दोनों पार्टीज की इजाजत है, कंसेंट है, तो फिर कोई भी रेवेन्यू अफसर रेफर कर सकता है आर्बिट्रेशन को। अगर कलेक्टर है या फिर एनी असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, डीसी साहब या एसी साहब जो होते हैं, अगर वो इस मामले को देख रहे हैं तो वो इन लोगों की कंसेंट के बगैर, ये देखिए विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी, जब वो देखने मामला मसला हल ही नहीं हो रहा, वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रेशन का रेफरेंस ऑर्डर जारी कर देंगे, भाई आर्बिट्रेटर लेके आए अपने। अब आर्बिट्रेटर किस तरह से होंगे, एक क्लास देखिए, एनी मैटर ऑफ विच एन एंट्री, अगर कोई एंट्री बना रिकॉर्ड में करनी है तो नहीं समझ आ रही कि जमीन किसकी है या क्या है, ठीक है, तो उसमें भी आर्बिट्रेटर होंगे। बी इसमें क्लास ये क्या, वो कोई भी ऐसा मसला जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट है, कि वो कह रहे हैं कि मेरे हिस्से में ज्यादा असेसमेंट आ रही है, इसके हिस्से में कम आ रही है, इस तरह का कोई मामला है। या फिर द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट, वो जो बाउंड्री मार्क्स लगाए जाते हैं खाले बनने वगैरह, उनका कोई मसला है, कोई पोर्शन इफेक्ट हो रहा है। या फिर नंबर डी क्लास इसका देखिए, द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, जो पार्टीशन हो रही है, ठीक है। तो मैंने बताया था स्टार्ट में कि पार्टीशन में भी आर्बिट्रेशन आती है, ठीक है। द मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन, तो इसमें भी हम आर्बिट्रेटर्स को रेफर कर सकते हैं। ये 4 केसेस हैं टोटल। आर्बिट्रेशन रेफर होने लगी है तो किस तरह से होगी। 152 सेक्शन है ऑर्डर ऑफ रेफरेंसिंग रेफरेंस एंड कंटेंट्स देयर ऑफ,
तो रेफरेंस जो बनेगा आर्बिट्रेशन का वो क्या किस तरह से होगा? इन रेफरिंग अ डिस्ट्रीब्यूट टू आर्बिट्रेशन अ रेवेन्यू ऑफिसर शैल मेक एन ऑर्डर, रेवेन्यू ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेंगे ऑफ रेफरेंस एंड स्पेसिफाई देयर इन द प्रिसाइज मैटर, वो मसला लिखेंगे कि ये बात है जी, यहाँ पे आर्बिट्रेशन हम रेफर कर रहे हैं। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी वो बताएंगे, ठीक है, विच ईच पार्टी टू बी टू द डिस्प्यूट इज टू नॉमिनेट, दोनों पार्टीज ने नॉमिनेट करने अपने अपने सालिस लोग अपने देने हैं। पीरियड विद इन विच आर्बिट्रेटर्स आर टू बी नॉमिनेटेड, तो दिन भी बताए जाएंगे, 30 डेज में करने होते हैं। अच्छा, एंड द पीरियड, ये ठीक हो गया, कितनी देर में उन्होंने अवार्ड डिलीवर करना है, आर्बिट्रेटर ने फैसला कितने दिनों में करना है, ये भी बताना होता है। ये सारा रेफरेंस ऑर्डर जारी हो गया। सबसेक्शन 2 देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स विच ईच पार्टी में नॉमिनेट मस्ट बी सेम होने चाहिए और 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी या तो एक इधर से एक उधर से आ गया, या 2 इधर से 2 उधर से आ गया, ये नहीं कि इधर वाले 2 लिए फिर और ये कि हमारा एक ही है, नहीं, वो भी फिर 2 लेके आए या ये भी एक लेके आए, ठीक है। नंबर 3 क्या है? इफ फ्रॉम एनी काज arbitrators आर नॉट नॉमिनेटेड और एन अवार्ड इज नॉट डिलीवर्ड, या फिर नॉमिनेट नहीं हुए बंदे उन लोगों से, या फिर जो नॉमिनेट हुआ वो फैसला नहीं दे सका विद इन द फिक्स पीरियड, जो भी हमने पीरियड बताना है फॉर, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रेफरेंस में जो लिखा गया था, द रेवेन्यू ऑफिसर में, तो उनके पास ये पावर है फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सटेंड दैट पीरियड, या तो वो पीरियड को थोड़ा एक्सटेंड कर दें या फिर कैंसिल कर दें उस ऑर्डर रेफरेंस को, ठीक है, नहीं तो ना सही, हम देख लेते हैं कैसे करना। 153 है, नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, इनकी नॉमिनेशन कैसे होगी? व्हेन एन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस हैज बीन मेड, ऑर्डर ऑफ रेफरेंस बन गया, ईच पार्टी में नॉमिनेट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल नॉमिनेट वन। अच्छा, इन्होंने एक एक कर लिया या दो दो कर लिए, एक जो है बंदा वो रेवेन्यू अफसर की तरफ से भी आएगा, उसमें ये फायदा ये भी है ना कि अगर एक से फैसला हो गया तो फैसला नहीं होगा ना, एक ताक तादाद में एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी होता है कि रेवेन्यू अफसर ने अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट बंदा ऐड करना होता है ताकि फैसला जो है वो इफेक्टिव हो सके। द रेवेन्यू ऑफिसर में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम मेक एन ऑर्डर डिसअलाउइंग एनी नॉमिनेशन, वो बता सकते हैं कि ये वाला बंदा जो आप लेके हैं ये डिसअलाउ किया जाता है, ये हम नहीं मानेंगे, उनके पास ये पावर है। एंड रिक्वायरिंग द पार्टी टू मेक अनदर, वो क्या है, कोई और बंदा लेके आओ, इसका तो पहले इनके साथ झगड़ा चल रहा था, ये क्या फैसला करेगा वगैरह वगैरह। एन ऑर्डर, या ये वाला बंदा पहले उनके आपके मामले में उनके खिलाफ गवाह था, तो इसलिए हम नहीं इसको मानते। नंबर 3 है, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी फाइनल, या फिर अगर ये वाला मामला नहीं है ना, तो ये सबसेक्शन 2, ये इसमें जो भी इसमें मामला होगा ये फाइनल होगा, इसकी कोई अपील नहीं होगी, याद रखिए, ठीक है, इसकी कोई अपील नहीं होगी। 154 है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय पार्टीज, एक की जगह पे रीनॉमिनेशन जब होनी है तो वो क्या तरीकाकार, इफ एन आर्बिट्रेटर नॉमिनेटेड बाय अ पार्टी डाइज, फौत हो जाता है, डिजायर्स टू बी डिस्चार्ज, वो कहता है या मामले में दरमियान में जाके वो कहता है मैं नहीं करता, या स्टार्ट में ही कह देता कि मैं नहीं ये काम कर सकता, रिफ्यूजेस, स्टार्ट में ही कह देता, रिफ्यूज कर देता, या दरमियान में जाके, या फिर बिकम्स इन कैपेबल टू एक्ट, तो अगर जमीनों को जाके खुद देखना है तो वो बंदा बीमार हो जाता है, मैं जी चल फिर नहीं सकता, मैं नहीं ये कर सकता। द पार्टी में नॉमिनेट एन अदर पर्सन इन दिस स्टेट, तो पार्टी जो है जिनका वो बंदा इस सूरत हाल में जो है वो अपना आर्बिट्रेटर वेस्ट होता है, तो वो आर्बिट्रेशन का चांस वेस्ट हो रहा है, तो वो एक नया बंदा नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर, अब जब फाइनल देखिए जरा किस तरह, अगर एक बंदा डिसअलाउ हुआ उसकी जगह पे ये बंदा दे दें, ठीक है, और ये फाइनल मामला फाइनल हो जाएगा यहाँ पे, और जो सब्स्टिट्यूशन का मामला चलने लगा है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें रेवेन्यू अफसरान अपनी तरफ से, एक बंदा तो वो ऑलरेडी दे रहे हैं ना, एक और भी जमा कर सकते हैं, जरा देखिए किस तरह। इफ ईदर ऑफ द पार्टीज फेल्स टू नॉमिनेट, अगर दोनों पार्टीज जो हैं वो कोई बंदा नॉमिनेट करने में नाकाम हो गई हैं, तो हो सकता है जो दूसरे हैं रेवेन्यू अफसर उनको एक ही जगह पे 2 बंदे ऐड करने पड़ दें, ठीक है,
एक किसी पार्टी की तरफ से जो स्पेस है, एक अपनी तरफ से। अंडर सबसेक्शन 1 ऊपर जो बताई गई है, आप सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153 विद इन द पीरियड फिक्स जो टाइम दिया गया था। अच्छा, इसमें मैंने ऊपर कहीं बता दिया 30 डेज, तो इसको याद रखिए 30 नहीं है, जो टाइम वो बताया अपने रेवेन्यू अफसर जो बताएंगे, तो उसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। इफ द नॉमिनेशन ऑफ एन आर्बिट्रेटर हैज बीन डिसअलाउड, अगर कोई बंदा डिसअलाउ हो गया, तो पहली बात तो यह कि उन्होंने अपने रेवेन्यू अफसर के ऑर्डर रेफरेंस के ऊपर बंदा नहीं दिया, इस सूरत में रेवेन्यू अफसर नॉमिनेट करेगा। या दूसरी सूरत, कोई डिसअलाउ हुआ तो उसकी जगह पे नया बंदा नहीं हुआ। तीसरी चीज, अगर इफ अ पार्टी इंटाइटल्ड टू नॉमिनेट आर्बिट्रेटर इन प्लेस ऑफ अनदर आर्बिट्रेटर, नंबर 4 में विद इन 1 वीक, यहां पे टाइम है रीनॉमिनेशन का ना, 1 वीक 7 डेज है। अच्छा, और अच्छा देखिए 7 डेज किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इफ अ पार्टी इंटाइटल्ड टू नॉमिनेट एन आर्बिट्रेटर इन प्लेस ऑफ अनदर आर्बिट्रेटर, जब डिसअलाउ होता है, डिसअलाउ के बाद 7 डेज होते हैं, वैसे टाइम जो बताना है रेवेन्यू अफसर ने वो होता है नॉमिनेशन का। डी क्या है, अगर वो 7 डेज में नहीं देते तो यहाँ पे भी रेवेन्यू अफसर जो है वो अपना बंदा ऐड करेंगे। डी क्या है, इफ एन आर्बिट्रेटर नॉमिनेटेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर डाइज। अच्छा, नंबर 4 है जो रेवेन्यू अफसर की तरफ से बंदा आया है वो फौत हो जाता है या रिफ्यूज कर देता, तो उस सूरत में भी दूसरा बंदा जो है वो रेवेन्यू अफसर की तरफ से अपॉइंट होगा या नॉमिनेट होगा। 156 देखते हैं, प्रोसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर्स। द रेवेन्यू अफसर, जब हम आर्बिट्रेटर्स को लेके आते हैं तो उनके सामने अगर किसी को पेश करना है, कोई गवाही पेश करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स इशू द सेम। आर्बिट्रेटर दरखास्त देगा, सर इनके फलां फलां लोगों को बुलाया जाए, इनके फलां फलां रिश्तेदारों को बुलाया जाए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इशू द सेम प्रोसेसेस टू द पार्टी, जिस तरह वो तामील होती है, जिस तरह समन जारी होते हैं, वो उस तरह से उनको बुलाएंगे विटनेस को, होम द आर्बिट्रेटर्स डिजायर टू एग्जामिन एज ही मे इशू इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। जिस तरह अपने लिए वो कोई डॉक्यूमेंट जारी करते हैं ना बंदा बुलाने के लिए, तो आर्बिट्रेटर्स के लिए भी उसी तरह करेंगे। 2 सबसेक्शन, इफ एनी सच पार्टी और विटनेस शेल बी बाउंड, जिस बंदे को बुलाया जाएगा ना, शेल बी बाउंड टू अपीयर, आने के पाबंद होंगे, द आर्बिट्रेटर्स बिफोर द आर्बिट्रेटर्स इन ओबीडियंस, वो अपनी ओबीडियंस में, इस आर्बिट्रेटर की ओबीडियंस के अंदर आके, कानून की ओबीडियंस के अंदर आके आर्बिट्रेटर के सामने पेश होने के पाबंद होंगे। टू अ प्रोसेस इश्यूड अंडर सबसेक्शन 1, इसके अंदर जो भी लेटर जारी किया गया, ईदर इन पर्सन और बाय एजेंट, या अपना बंदा भेज दें कि जी मैं बीमार हूं, ये मेरा बंदा, ये मेरा एजेंट है, इससे बात पूछ लें जो आपने पूछनी। 3 सबसेक्शन देखिए, द पर्सन अटेंडिंग इन ओबीडियंस टू द प्रोसेस शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ, सच बोलने का पाबंद होगा वो बंदा, झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा तो कार्रवाई होगी। विच ही इज एग्जामिन्ड फॉर और मेक्स स्टेटमेंट and to produce such document and other things relating to any such matter as may be specified in the process। जो डॉक्यूमेंट, जो चीज आर्बिट्रेटर कहेगा वो पेश करेगा। 157 है, थकना नहीं है, मामला करीब ही पहुंच गया है, अब इंशाल्लाह इसको हम क्लोज कर रहे हैं। अवार्ड आने लगा, उसके ऊपर हमने फैसला दे देना है और उसका इफेक्ट बता देना है, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 157 है, अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड प्रेजेंटेशन देयर ऑफ। ये जो फैसला आर्बिट्रेटर करते हैं इनको हम अवार्ड कहते हैं। अवार्ड, जो फैसला रेवेन्यू अफसर कहते हैं उसको हम ऑर्डर कहते हैं, डिसीजन ही है ना। द आर्बिट्रेटर्स शैल मेक एन अवार्ड इन राइटिंग अंडर दिस हैंड्स कंसर्निंग द मैटर्स रेफर टू देम। जो उनको आर्बिट्रेशन का मैटर गया था वो इन राइटिंग बताएंगे, ज़बानी कलामी नहीं। एंड स्टेट देयर इन द रीजंस, और रीजन भी लिखेंगे कि ये मैंने फास्ट फैसला क्यों किया है, किस किस चीज को देखते हुए। एंड एनी आर्बिट्रेटर डिसेंटिंग फ्रॉम द अवार्ड मेड बाय ए मेजोरिटी, और जिस तरफ ज्यादा
फैसले होंगे या जिसकी ज्यादा हमायत होगी, मेजोरिटी जिसकी होगी, ऑफ द आर्बिट्रेटर शैल स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ हिज डिसेंट, तो वही फैसला माना जाएगा। अब वो जो अवार्ड है, दो ने एक बात कही, तीन ने एक कही, ये अवार्ड तो ये फाइनल हुआ, लेकिन फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ। अवार्ड फाइनल हुआ है, मेजोरिटी के लिहाज से अवार्ड फाइनल हो गया। अच्छा, द आर्बिट्रेटर्स शैल प्रेजेंट, आर्बिट्रेटर ने प्रेजेंट किस तरह करना है, द अवार्ड टू द रेवेन्यू ऑफिसर इन पर्सन और बाई एजेंट, या खुद दें या कोई एजेंट भेज दें या फिर एड्रेस पे भेज दें, रजिस्ट्री कर दें। 158 कहता है कि प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड, व्हेन द अवार्ड हैज बीन रिसीव्ड, सबके अवार्ड आ गए, रिसीव हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई का आगाज होना है। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स करेंगे, आज भी देख लेते हैं किस किस ने क्या फैसला किया। सबको बुला लिया जाता है, पार्टीज को भी। यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स को बुलाना जरूरी नहीं है, और वो गवाह जो आर्बिट्रेटर्स ने बुलाए थे उनको बुलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका कंक्लूजन हो चुका है। सबसेक्शन 2 देखिए, ऑन द डेट फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 1 और एनी सब्सिक्वेंट, या फिर अगर उस तारीख को नेक्स्ट डेट डाल दी जाती है तो अर्जेंटमेंट के फॉर्म में सिचुएशन में नेक्स्ट जो भी सूरत हाल बनेगी, जिस भी दिन, उस दिन पर द रेवेन्यू ऑफिसर शैल हियर एनी ऑब्जेक्शन, वो पूछ लेगा कि भाई ये फैसले आए हैं, ये अवार्ड आए हैं आपके, तो बताएं जरा आपको इस पे कोई एतराज है। ऐसे नहीं कि आर्बिट्रेटर ने कर दिया तो अब हम आपका जो है वो आपका एतराज नहीं सुनेंगे, नहीं, एतराज सुना जाएगा, एतराज सुना जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा अवार्ड का। द रेवेन्यू ऑफिसर ने देखा, परखा उन सारे अवार्ड्स को, 3 और 2 से जो फैसला हुआ है या 1 और 2 से हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है एज पर द ये एतराजात, या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर दोनों पार्टीज कह रही हैं कि सर हम ये जो कर दिया गया हमने इसको मानते, ठीक है, तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द अवार्ड रिकॉर्डिंग हिज रीजन लिखी जाएगी कि हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, इन और इन हिज डिसीजन रिस्पेक्टिंग द डिस्प्यूट विच वाज रेफर टू आर्बिट्रेशन, उस मामले में देखा जाएगा कि आर्बिट्रेशन हुई थी लेकिन मामला रिजॉल्व नहीं हुआ। अब यहां पे पॉइंट ये है कि इस आर्बिट्रेशन के ऊपर जो फैसला हुआ है इसके खिलाफ भी अपील हो सकती है, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, जो 3 लोगों की तरफ फैसला आया है उन्होंने उसको नहीं माना, 2 जो हैं वो मान रहे थे, या इस तरह समझ लें 3 नहीं मान रहे थे, 2 मान रहे थे, तो अब उसके ऊपर जिस तरह से मुनासिब समझा, अगर रेवेन्यू अफसर ने उसको फाइनल कर दिया है तो इसकी अपील का हक भी तो होगा ना उन 3 लोगों को, या 2 लोगों को, या 1 को, ठीक है। एन अपील शैल लाई फ्रॉम द डिसीजन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, इसके ऊपर जो ऑर्डर पास होगा, अवार्ड के ऊपर जो ऑर्डर पास होगा, उसके ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर मेड अंडर सबसेक्शन 1 के ऊपर जो अवार्ड डिसीजन जो आना है, एज इफ आर्बिट्रेटर्स हैड नॉट बीन अपॉइंटेड, इस तरह की अपील होगी, याद रखिए, इस तरह की अपील होगी, उस कानून के तहत अपील होगी जिस तरह आर्बिट्रेटर्स ने नहीं, ये फैसला रेवेन्यू अफसर ने किया हुआ होता है, क्योंकि रेवेन्यू अफसर जब फैसला करता है तो हमें अपील का हक है ना। तो जब आर्बिट्रेटर्स के अवार्ड के ऊपर फैसला हुआ है तो भी हमें उसी तरह अपील का हक है जिस तरह रेवेन्यू अफसर के फैसले के ऊपर हमें अपील का हक था। 160 देखते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट नॉट टू अप्लाई और आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर, nothing in this in the arbitration act, nothing in the arbitration act 1940 shall apply to any arbitration under this chapter। देखें इस चैप्टर में रेवेन्यू के बारे में जो भी आर्बिट्रेशन हुई है, जो हमारा दूसरे मामलात में आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का, उसकी कोई चीज अप्लाई नहीं होगी। ये एक सेपरेट मामला है आर्बिट्रेशन का, और वो एक्ट सेपरेट आर्बिट्रेशन को डील करता है। आई होप आज का ये लेक्चर चूंकि लेंथी था, लेकिन उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और उम्मीद है कि इसके बाद सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं, इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए भी आपको ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं इनका बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखना है, डट के पढ़ना है, मेहनत करनी है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह निगहबान।